बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन है। मौजूदा चीफ जस्टिस जो आउट गोइंग है, जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, आज उनका लास्ट वर्किंग डे था और आज उन्होंने अपनी आखिरी जजमेंट जो है वो सुना दी है और नैब कवानीन में तरमीम के मुतालिक के ख़िलाफ़ जो तहरीक इंसाफ के सरबराह की दरख्वास्त थी और मुतअद्दिद दीगर दरख्वास्तें थी उनको मंजूर कर लिया गया है और नैब में जो तरमीम की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है। फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैज़ुल्लाह साहब, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और आप देखें कि इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो है वो इख्तलाफी नोट आया है, जबकि जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब, ये दोनों का एक मुत्तफ़िका फ़ैसला ये आया है कि तमाम शिकों को कलअदम करार दिया जाए। फिर इसमें हुकूमत की जानिब से ये कानून साजी की गई थी जिसको ख़त्म किया गया। मंसूर अली शाह साहब का पहले दिन से ही इख्तलाफ था। वो ये कहते थे कि इसमें कौन सी ऐसी बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक बात है जिसकी बुनियाद पर हम ये केस सुन रहे हैं। लेकिन बहरहाल इसकी समाअत हुई, मुकम्मल हुई। 5 सितंबर को इसका फ़ैसला महफूज किया गया। कुल 53 समातें जो है वो इस पर हुई और उसके बाद आज ये फ़ैसला सुनाया गया है। 50 करोड़ के से ज़्यादा मालियत की जो तहकीकात, उन्होंने कहा था कि इससे कम की तहकीकात नैब नहीं कर सकेगा। ये कानून भी जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। फिर इसी तरह ये एक और बड़ी अहम बात है कि ये जो कानून में तरमीम कलअदम करार दी हैं, इसके बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी भी अब ख़तरे में बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर इस पर कुछ डेवलपमेंट हो सकती है, वो फैज़ के साथ डिस्कस करेंगे। फिर इसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी साहब का केस था, तोशा खाना केस में उनका केस भी जो है वो दोबारा ओपन होगा। खाकान अब्बासी साहब, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर काफ़ी लोग हैं जो इस कानून से जिन्होंने फ़ायदा उठाया और केसेस जो है वो ख़त्म कर दिया। अब अदालत की तरफ से हुक्म ये सामने आया है कि 7 रोज़ में, अगले 7 रोज़ में जो केसेस हैं, तमाम केसेस दोबारा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स को भिजवा दिए जाएं। यहाँ पर भी एक पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त अकाउंटेबिलिटी को जो ब्यूरो है, नैब ब्यूरो, उसके प्रोसिक्यूटर जनरल मौजूद नहीं है। वो 2 रोज़ कबल जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। तो अब क्या उनके बगैर ये केसेस अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में ट्रांसफ़र किए जाएंगे या इसमें भी कोशिश की जाएगी कि रोका जाए। इसके अलावा फिर 7 दिन में उन्होंने कहा था, आसिफ अली जरदारी साहब का मैंने बताया, ये थे टोटल जो केसेस ओपन हुए हैं 2027 केसेस। जी फैज़ुल्लाह साहब, कैसे देख रहे हैं भाई आप, फैज़ुल्लाह भाई, इस जजमेंट को जो चीफ जस्टिस साहब ने महफूज की थी और उन्होंने वो क्या लफ्ज़ यूज़ किया था, स्वीट एंड स्मार्ट, शॉर्ट एंड स्वीट। यस, शॉर्ट एंड अब ये स्वीट तो मुझे नहीं लग रहा बहुत से लोगों के लिए नहीं है, लेकिन शॉर्ट तो जाहिर है वो है। नहीं, देखिए, ये पहले तो ये कमेंट से ही समझ आ गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये क्या जहन बनाया था अपने इस नायब तरमीम के चैलेंज के फैसले के ऊपर। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरह आपने नोट किया कि इख्तलाफी नोट लिखा है, वो भी दौरान समाअत ही समझ आ रही थी कि जस्टिस मंसूर अली शाह को इस केस के मेरिट से भी इख्तलाफ है और उसके साथ साथ उनको जिस तरह ये केस चलाया जा रहा था उससे भी इख्तलाफ है। अब उसमें बार बार उन्होंने कहा कि जी इस पे फुल कोर्ट बनाई जाए, ये जो बेंच है ये क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को एसेंशली फ्रीज़ करके बनाया गया है तो ये भी गलत है। साथ साथ उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह पॉइंट उठाया जो हमने पहले भी डिस्कस किया, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब जिनकी तरफ से ये पिटिशन फाइल की गई थी, वो जब पार्लियामान का हिस्सा थे, वो अपनी पूरी पार्टी को लेकर पार्लियामान को एसेंशली अपोजिशन लेस छोड़कर चले गए और उसके बाद जब पार्लियामान ने कानून बनाया तो वो कानून चैलेंज करने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ गए। तो क्या उनके पास ये बोनाफाइडे था कि वो इस तरह का चैलेंज जो है वो ला सकें, जबकि वो पार्लियामान के अंदर इसको अपोज कर सकते थे और उनकी सियासी फैसलों की वजह से उन्होंने अपोज नहीं किया। अब फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो आपने कहा कि जो बुनियादी हकूक़ वाला एक बात उठाई थी दौरान समाअत भी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि देखें, कानून जब भी आपने किसी भी तरह से चैलेंज करना है अदालत के सामने तो उस चैलेंज के 2 तरीके होते हैं। एक, आप कानून को कहते हो कि जिसने ये कानून बनाया है उसके पास ये कानून बनाने का इख्तियार नहीं है। अगर वफाक ने बनाया है तो ये सूबाई
सतह पे बनना चाहिए था, सूबों ने बनाया तो ये वफाकी सतह पे बनना चाहिए था। इसको कानूनी या आइनी टर्म्स में कहते हैं लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट की थी, इनैक्टिंग असेंबली की थी या नहीं थी। दूसरा आपका फिर पॉइंट आ जाता है कि ये बुनियादी हकूक़ के मुतरादिफ है, ये बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी करता है ये कानून, और इसलिए इसको कलअदम करार दिया जाए। अब बात ये है कि ये दोनों मामलात जो हैं वो इस कानून के अंदर मौजूद नहीं थे, और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली ये आखिरी पिछले कुछ साल सवा साल के अंदर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था पार्लियामान के डोमेन के अंदर और लेजिस्लेटर के डोमेन के अंदर। आर्टिकल 63A वाली जजमेंट हो, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल हो, रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट हो, आपका जो ये अब नैब वाला वो है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस शुरू कर दी थी, और पार्लियामान को एसेंशली सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस तरह मातहत कर दिया था कि जब तक पार्लियामान का जो कानून बनाया जा रहा है वो कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब को पसंद आया तो वो कानून रहेगा, पसंद ना आया तो एक हम ख्याल बेंच बनाकर और उस कानून के ऊपर एक कार्रवाई करके अच्छा फैज, एक पॉइंट इस पे थोड़ी सी ये भी रहनुमाई कर दें कि जो चैलेंज किया गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से, वो इस कानून को मुकम्मल तौर पर चैलेंज किया गया था, लेकिन जो फैसला आया है उसमें उन्होंने इसकी एक शिक या दो शिकें बहाल रखी हैं, बाकी जो शिकें हैं वो कलअदम करार दी हैं। जी देखिए, इसका तो इख्तियार आपकी अदालत के पास होता है कि अगर आप अदालत से कहें कि पूरा कानून जो है वो कलअदम करार दें, और अदालत कहे कि पूरा नहीं कानून, इसकी ये एक शिक या दो या ये सारी जितनी भी इसकी शिकें हैं ये सारी कलअदम करार दी जाएं, ये तो इख्तियार अदालत के पास होता है कि वो क्या प्रेयर ग्रांट करे जिसने वो प्रेयर मांगी है उसका। लेकिन अब वो क्यों की है ये बात दिलचस्प होगी, वो कैसे की है, क्या वजह है कि एक शेख या दो शेख जो हैं पूरी तरमीमी बिल के अंदर से वो बस ठीक है, बाकी सारा कुछ गलत है। और ये क्यों गलत है, ये किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो पावर है 184(3) की वो किस तरह इख्तियार की, कौन से फंडामेंटल राइट्स इसमें थे, और फंडामेंटल राइट्स जब कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर आप देखते हैं कि उनके कानून उसके मुतरादिफ है या नहीं है बुनियादी हकूक़ के, तो फिर ये देखना होता है कि वो बिल्कुल बादी और नज़र में ख़िलाफ़ होने चाहिए। वो लंबा खींच कर आप इसको नहीं ला सकते, क्योंकि वरना फिर जो पार्लियामान की कानून साजी का इख्तियार है वो इख्तियार आप मजरू कर रही हैं, वो इख्तियार के ऊपर आप एक लिमिटेशन लगा रहे हैं, और वो बिल्कुल ही गैर आइनी और गलत बात है मुझे लगता है। और ये बड़े इस तरह की बातों के जैसे पिछले इस सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों में हमने देखा आर्टिकल 63A की जजमेंट के बाद कि बड़े फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं जो मौके पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इवेल्युएट करने चाहिए। फैज, प्रोसिक्यूटर जनरल इस वक्त मौजूद नहीं है नैब में, तो क्या ये जो 7 दिन के अंदर केसेस अदालत में ट्रांसफ़र, क्योंकि मेरी तो दानिश में जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है वो तो जाहिर है जितने भी लीगल मामलात हैं अदालतों के उसके अंदर वो ही उसको देखता है। अब उसका हेड इस वक्त नहीं है जो साइन करते हैं इस तरह के केसेस पे रेफरेंसेस के ऊपर, तो क्या ये मजीद डिले होगा या ये अथॉरिटी किसी और के पास भी हो सकती है? ये हुक्म देना अदालत का कि 7 दिनों के अंदर वो सारे केसेस मुंतकिल किए जाएं अदालतों के अंदर। अब अगर पहले लाहौर की नैब कोर्ट नंबर 1 में कोई 25 केस थे, लेट्स सपोज नैब के कोर्ट नंबर 2 में 35 थे, कोर्ट नंबर 3 में 17 थे, तो वो फाइलें तो वापस उन अदालतों में जाएंगी। उनके लिए प्रोसिक्यूटर जनरल साहब हों या ना हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, वो तो इदारे ने काम करना है। अगर वो ना हो तो डीजी नैब भिजवा सकते हैं, चेयरमैन भिजवा सकते हैं, वो तो उसमें प्रोसिक्यूटर होना। हाँ, उसकी प्रोसिक्यूशन आगे किस तरह होगी, वो किसको किया जाएगा इन दी एब्सेंस, वो देखा जाएगा। वो फिर अब चेयरमैन नैब साहब अगर करना चाहें तो वो किसी को इस बारे में इख्तियार दे सकती हैं। लेकिन मेन इशू इस सारे के अंदर ये है कि मुझे लगता है कि जो 7 दिन का टाइम दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो 7 दिन का टाइम पूरा होता है या नहीं होता, या क्या उससे पहले ये जजमेंट सस्पेंड कर दी जाती है रिव्यू के अंदर, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर टेकअप कर दी जाती है। अब जैसे आपने कहा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का ये आखिरी वर्किंग डे था,
तो मंडे से तो नए चीफ जस्टिस होंगे, तो अगर इसमें रिव्यू फाइल होता है तो उस रिव्यू की बेंच की अभी तक तो ये नज़र आता है कि सरबराही नए चीफ जस्टिस साहब करेंगे, और वो नए चीफ जस्टिस साहब फिर बैठकर इस बेंच की इस सूरत हाल में तो फिर फैज़ ये होगा ना कि अब जैसे 2-1 से है, फॉर एग्जांपल नए चीफ जस्टिस साहब जो आते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, और उनको लगता है कि इस केस के अंदर जो मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनका वर्डिक्ट ठीक है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है ठीक है, जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब नहीं है उसमें ठीक, तो फिर अब क्या हो गई सूरत हाल के रिव्यू में जाने के बाद, या तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब भी कहेंगे कि ये पॉइंट्स नए आए हैं तो मैं इस पे बात सुन रहा हूँ, या ये फिर चेंज हो जाएगा कि फिर दोनों 2-1 से ये पिटिशन रिजेक्ट हो जाएगी। देखें, बात इसमें अब क्या होता है, नए चीफ जस्टिस साहब आती हैं, पहले तो ये भी देखना है कि क्या वो बेंच की तश्कील जो है, अब अगर तो वो लेट सपोज मंडे वाले दिन ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाले केस टेकअप करके और जो स्टे है वो ख़त्म कर देती हैं, तो फिर इसमें रिव्यू की जगह अपील फाइल हो सकेगी, और अपील में तो पूरा का पूरा बेंच चेंज हो जाएगा। अब अगर तो अपील नहीं होती, इसकी रिव्यू ही होता है, इसमें रिव्यू ही फाइल होता है, तो फिर बेंच यही रहेगा, बस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ जगह जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आ बैठेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होने के तौर पे। अब बात यह है कि क्या वो जस्टिस मंसूर अली शाह से एग्री करते हैं या वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन से एग्री करते हैं। अगर तो इसमें रिव्यू आगे जाता है तो वो देखना ये पड़ेगा, वो तो अब वक्त ही हमें बताएगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का इस बारे में क्या ख्याल है। जहाँ तक मुझे लगता है, मैं अगर अपनी असेसमेंट दूँ तो मुझे लगता है कि वो पार्लियामान के स्फेयर में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनका जनरल डिमीनर भी ऐसा लगता है कि वो चाह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक आइनी हदूद में रहते हुए काम करे, ना कि आइन को अपनी हदूद में रख के काम करवाए। तो ये चीज़ जो है ये बड़ी एक देखने वाली है, और आई थिंक ये एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ जाएगा फिर जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान जो है वो सामने आएगा, और फिर उस हिसाब से वो क्या फ़र्क है उनकी आइडियोलॉजी में, उस हिसाब से ये चलेगा। इसके अलावा फैज़ुल्लाह, ये भी क्या मुमकिन है कि जो चीफ जस्टिस बनते हैं जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब, वो खुद इस बेंच का हिस्सा बनने के बजाय वो किसी एक और जज साहब जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उनको मार्क कर दें कि भाई आप इस बेंच का हिस्सा बने, या ज़रूरी है कि वो खुद ही बने क्योंकि चीफ साहब गए हैं? रिव्यू का जनरली तो जो कानून है या जो उसके प्रिंसिपल है वो ये है कि सेम बेंच सुनता है, तो अगर चीफ जस्टिस साहब नहीं हैं तो उनकी जगह चीफ जस्टिस साहब ही सुनेंगे। अब वो क्योंकि कुर्सी जो है, जो उनकी पोजीशन है वो देखी जाती है, तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेंज हो जाए, बैठेंगे बेंच पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही। अब अगर तो अपील फाइल होती है तो फिर तो मुझे लगता है कि शायद चीफ जस्टिस साहब बैठ सकते ही नहीं हैं, क्योंकि अपील के लिए बेंच तब्दील होना होता है। अब ये डिफरेंस जो है कि जी हैं तो पोस्ट दोनों की या पोजीशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है, लेकिन वो पोस्ट जो है वो बंदा उस पोस्ट पे या जस्टिस जो है उस पोस्ट पे वो तब्दील हो गई हैं, तो इसीलिए एक एक्सेप्शन क्रिएट हो सकती है। वो अब आगे जाके देखते हैं कि क्या व्यू लेती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो आपने बात की कि अगर तो इस पे रिव्यू चलता है तो बेंच यही रहेगा, अगर इस पे रिव्यू की जगह अपील आती है तो फिर बेंच तब्दील हो। लेकिन अभी जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं, ये तो अभी मेरा ख्याल है मौजूद नहीं है ना, इसके ऊपर तो स्टे हुआ है। देखिए, अगर मंडे को वो पहली चीज़ ही ये करें कि वो टेकअप करके और उसके ऊपर से स्टे ख़त्म कर दें, तो फिर तो अपील ही फाइल होगी, राइट। तो वो ये देखना है कि पहले कुछ दिन जो हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, वो बड़े इम्पॉर्टेंट दिन होंगे, और वो आगे का जो मुझे लगता है काफ़ी देर का सुप्रीम कोर्ट का लाए अमल जो है वो शायद उन पहले 2-3-4 दिनों के अंदर ही सेट हो जाए, तय हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट की एक जनरल डायरेक्शन जो है वो सेट हो जाए। अच्छा फैज़, एक थोड़ी सी ये थोड़ा सा रहनुमाई कर दें कि अभी तो वैसे शायद ये क्योंकि डिटेल ऑर्डर आएगा तो फिर पता लगेगा कि जो हम इसको क्या समझें कि पार्लियामेंट से उसका कानून बनाने का इख्तियार छीना गया है, या कोई और रीज़न दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2 जज साहबान की जानिब से, जो इस वक्त समझें कि आप जो इस वक्त पावर में हैं, यानी कि जो ज़्यादा हैं 2 जजेस हैं तादाद में ज़्यादा हैं। देखें शदाब भाई, बात यह है कि पार्लियामान के मेरी नज़र में तो ये जजमेंट जो है वो शायद अभी
डिटेल तो नहीं पता, लेकिन शायद ये नज़र ये आता है कि ये जजमेंट जो है ये पार्लियामान के हदूद में या पार्लियामान की जो कानून साजी का इख्तियार है उसके अंदर मुदाखलत के ज़ुमरे में ना आ जाए। वजह यह है कि मैंने आपको पहले कहा कि कानून को चैलेंज करने की दो वजूहात होती हैं। ए, वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की आर्ग्यूमेंट होगी या बुनियादी हकूक़ की आर्ग्यूमेंट होगी। अब अगर तो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। नैब का कानून पहले भी मजलिस शूरा नेशनल असम्बली ने बनाया, अब भी नेशनल असम्बली ने बनाया। फिर आ जाता है कि क्या लेजिस्लेटिव क्या फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन थी, तो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी नहीं नज़र आती। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ख़त्म नहीं की जा रही, लेकिन एक इदारे की जो जूरिस्डिक्शन है वो महदूद की जा रही है, जैसे ये 50 करोड़ वाली बात है। पर ये तो नहीं कहा गया था इस कानून में कि जी 50 करोड़ की जो करप्शन करेगा वो करप्शन उसको माफ़ है। सिर्फ ये कहा गया था कि 50 करोड़ की से नीचे की जो करप्शन करेगा वो करप्शन नैब नहीं देखेगी, कोई और अदारा देखेगा। वो पुलिस है, FIA है, प्रोविंशियल लेवल पे एंटी करप्शन है, और बहुत ज़्यादा आपके पास इदारे हैं जो ये देख सकती हैं। तो ये कहा गया था। अब ये क्या एक अवाम की बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नज़र आती है? बिल्कुल भी नहीं आती। इसमें तो अवाम के बुनियादी हकूक़ किसी तरह मजरूह नहीं हो रहे, तो क्यों फिर इस कानून को इस तरह ख़त्म किया गया? वो मुझे यही मैं आपसे बात की कि शायद एक ये वाली सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ अरसे से कुछ आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चल रही थी, बजाय इसके के कानूनी या आइनी बेसिस पे चले, एक आइडियोलॉजी पे चल रही थी। और वो आइडियोलॉजी ही हर केस में हमें सामने नज़र आती थी कि हर जो बेंच था इम्पोर्टेंस या पब्लिक इम्पोर्टेंस का, या ऐसा जो कोई सियासत के अंदर जिसका कोई उसके फैसले का असर हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस बेंच में मोर और लेस जज साहिबान जो हैं वो एक ही कुछ जज साहिबान ही हैं जो बेंच का हिस्सा बनते थे और बाकी सारों को साइडलाइन कर दिया जाता था। तो मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये इसकी वजह जो है वो ज़्यादा आइडियोलॉजिकल लगती है कॉन्स्टिट्यूशनल होने के बजाय। और इस बेसिस पे तो कानून साजी अगर उड़ाई जा रही है पार्लियामान की, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आइन और हमारे पार्लियामान के साथ और हमारी जमहूरियत के साथ एक ज़्यादती होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है फैजुल्ला, यहाँ ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे नाज़रीन, तो बात करेंगे जाने वाले चीफ़ जस्टिस साहब पे और आने वाले चीफ़ जस्टिस साहब पे क्या क्या चैलेंजेस हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब पीर के रोज़, जब अगले जुमे हमारा प्रोग्राम होगा, उस वक्त तक इस मुल्क के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बन चुके होंगे और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो है वो अपने ओहदे से सुबकदोश हो चुके होंगे। ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक नाज़रीन। और हम बात कर रहे थे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का टेन्योर जो है वो तो कल ख़त्म हो रहा है, लेकिन आज उनका लास्ट वर्किंग डे था एज अ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो उन्होंने जुडिशल वर्क किया। कल जजमेंट उन्होंने वो नैब के हवाले से, एक अहम केस नैब कानूनी तरमीम के हवाले से सुनाई थी। अब थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं। चीफ़ जस्टिस इससे पहले साकिब निसार साहब गुजरे, फिर साकिब निसार साहब पर भी काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात उठाए गए। कहा गया कि साकिब निसार साहब दौरे करते हैं बहुत से मकामात के, ख़ुद नोटिस की बरमार जो है वो साकिब निसार साहब ने लगाई। फिर चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो है वो आए और फिर उनका भी ज़्यादा फोकस जो है वो नस्ला टावर और कराची के मसाइल, और उन्होंने एक दफ़ा कहा भी था कि जी मेरे पास जितना भी वक्त है मेरी कोशिश होगी कि मैं कराची के मसाइल ज़रा थोड़े से हल कर सकूं। फिर जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब आए। आसिफ सईद खोसा साहब कंपैरेटिवली उनका दौर बेहतर इस सेंस में रहा, मेरी ज़ाती राय है, कि उन्होंने जो पेंडिंग केसेस थे उनको काफ़ी हद तक निपटाने के लिए जो है वो एक स्पेशल जो है वो कोर्ट्स, स्पीडी कोर्ट्स जो है वो तश्कील दी और उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। कई लोग जो साल हर साल से पेंडिंग केसेस चला रहे थे, जिनके चल रहे थे, वो केसेस हुए। फिर आ जाते हैं चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। अब बंदयाल साहब जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, वो कहते हैं कि मैं आइनी मामलात में उलझा रहा,
लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा था आम देखने वाले को कि वो सियासी मामलात में उलझे रहे, या उसके बजाय चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब 2014 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फिर उसके बाद वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं 2 फरवरी 2022 को, और 16 तारीख को जो है वो उन्होंने अपने ओहदे से रिटायर हो जाना है। अब इस दौरान काफ़ी केसेस चलते रहे, फिर सू मोटो लेते रहे। अब हम थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लें। फैजुल्ला, आप भी तवज्जो से सुनते रहना, फिर आपसे इसी पे सवालात भी होंगे। बंदियाल साहब की मुद्दत मुलाजमत जो है वो बस अब तो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ऑडियो लीक्स का मामला आया बंदियाल साहब के हवाले से, फिर उसके अलावा फिर दीगर चीज़ें, इनका जो आखिरी दौर में फुल बेंच बनाने के लिए हुकूमत वकला कई केसेस में ज़ोर देते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाना था, उन्होंने नहीं बनाया। अब देखते हैं नए आने वाले चीफ जस्टिस जो हैं वो क्या इस मामलात को लेके चलते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसल लोगों के मुताबिक बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट के मामलात में मदाखलत की, और फिर यहाँ तक भी हमने देखा कि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है, वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब जजेस के मुतालिक ऐसी बातें की जा रही हैं जो शायद किसी भी पाकिस्तानी को पसंद नहीं थी, लेकिन हुई, बातें भी हुई, और चीफ जस्टिस साहब ने मौका भी उनको दिया। फैसलों में कई में ताख़ीर भी की गई सुप्रीम कोर्ट में। अब इससे कल मुकदमा जो पेंडेंसी की हम बात करें, जब भी कोई जज चीफ जस्टिस बनता है तो उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने दौर में पेंडिंग केसेस की जो तादाद है वो मैं इतनी कम कर दूं, इतनी कम कर दूं कि फिर कम से कम मुझे इसके ऊपर जो है ना कोई मेरी दाद दी जाए मेरे जाने के बाद। फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है, बिल जो है, वो उस पर खुद असर नो समात होनी है अभी, और ये भी चीफ जस्टिस साहब ने शुरू किया था। फिर अरशद शरीफ साहब शहीद अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर अस खुद नोटिस भी लिया गया, 2 माह से समात के लिए मुकर्रर नहीं हुआ था। देखते हैं इसका अब क्या बनता है। इसी तरह कई केसेस जो हैं वो चलते रहे। कासिम सूरी रूलिंग, सुओ मोटो आर्टिकल 63A की तशरीह पर नज़रानी दरख्वास्तें पर भी ऐसे 9 बेंचेस तश्कील दिए जाने का इम्कान है। ये तो थे चीफ जस्टिस जो हमारे जा रहे हैं 16 तारीख को। अब बात करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो मंडे को, पीर को मोस्ट प्रोबेबली अपना ओहदे का हलफ उठाएंगे। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने काफ़ी मुश्किल वक्त देखा। इस दौरान उनको जो केसेस बनाए गए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चला गया, इनकम टैक्स रिटर्न्स का मामला आ गया, उनकी अहलिया को भी मुलविस किया गया, और वो एक जवामर्दी से उन्होंने इन तमाम चीज़ों को फेस किया। तमाम चीज़ों के लिए वो उनकी अहलिया जाती रहीं, फेस करती रहीं, बाकी किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपने आप को क्लियर करवाया, अपने आप को उसमें से निकाला। अब जब वो 18 तारीख को पीर को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज क्या होगा। जो मामलात बंदियाल साहब ने खोले हुए हैं उनको बंद करना, पैक करना, क्योंकि बज़ाहिर कुछ लगता ऐसा है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनकी सोच थोड़ी सी इस मामले में है कि अदालत अपना काम करे, पार्लियामेंट अपना काम करे। तो जी फैजुल्ला, मेरा तो काफ़ी ज़्यादा भाषण हो गया, अब आप थोड़ा सा बताएं कि बंदियाल साहब के टेन्योर को आप कैसे देखते हैं और काजी साहब से आप क्या तवक्को करते हैं जिनके नाम के साथ ही काजी है। जी देखिए, बंदियाल साहब के टेन्योर को मुझे लगता है सम अप उनकी जो आखिरी फैसला जो उन्होंने दिया उसी से हो जाता है, और उस पर एक ही कमेंट मैं करूँगा, उससे वाज़ेह हो जाएगा उनका पूरा टेन्योर का एनालिसिस। वो ये है कि बंदियाल साहब के टाइम पर आखिरी 1-1.5 महीने के अंदर कम अज़ कम बहुत ज़्यादा सुनवाई या बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया जो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स हैं कि उनकी आइनी हैसियत के ऊपर काम करने पे, और जो केस जिसके दलाइल जो हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं किया गया। ज़्यादा जोर दिया गया कि जैसी पार्लियामान जाए तो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एक्ट को उड़ा दी, और उसके बाद अपने जाने से एक दिन पहले जो है वो नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस को उड़ा दें। तो ये दोनों जो लोग इस बारे में शनासाई रखते हैं, जो नज़र रखते हैं ख़बरों के ऊपर या मुल्की मामलात के ऊपर, वो इन्हीं 2 केस जिनमें फ़ैसला दिया और उस एक केस जिसमें फ़ैसला नहीं दिया,
वो ही सारा कुछ देख लें तो उनको समझ आ जाएगी कि बंदयाल साहब का टेन्योर क्या था और वो किस तरह चल रहा था। इस मुल्क में जो आइनी बहरान, जो कानूनी बहरान, जो जमहूरी बहरान है, उसके अंदर बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस सुप्रीम कोर्ट का अंडर द लीडरशिप ऑफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बहुत बड़ा हाथ था। आर्टिकल 63A के फैसले से लेकर अब तक जिस तरह इस सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को कंडक्ट किया, जस्टिस उमर अता बंदयाल जब आए थे तो उनको एक सुप्रीम कोर्ट मिली थी। जब जस्टिस उमर अता बंदयाल जा रही हैं तो वो जस्टिस काजी फाजीसा साहब को एक मुतनाज़िया सुप्रीम कोर्ट दे के जा रही हैं। और ये बड़ी सोचने वाली बात है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसके होने की अंदरूनी वजूहात क्या थी। लेकिन अब आपने बात की जस्टिस काजी फाजीसा साहब पे, तो मैं आपसे इस मामले में एग्री करता हूँ कि जस्टिस काजी फाजीसा का जो डिमीनर है उसे नज़र ये आता है कि वो बड़े एक स्ट्रिक्ट रूल ड्रिवन तरीके से चलने की कोशिश में हैं। उन्होंने बीच में कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट में भी रूल्स बनाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट की भी जो कॉन्डक्ट है उसको रेगुलेट किया जाए। वो बनाए नहीं गए, वो एक चीज़ थी, लेकिन उनका ये मौक़िफ़ सामने है, उनका ये भी मौक़िफ़ सामने नज़र आता है मेरी एनालिसिस में तो एटलीस्ट, कि वो सेपरेशन ऑफ पावर्स में मानने वाले हैं। वो बड़ी एक स्ट्रिक्ट उस पे असूल पे हैं कि जो पार्लियामान है वो अपना काम करे, अदालत अपना काम करे, और अगर ये दोनों अपना काम सही तरह करें तो मुल्क के मसाइल हल होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो वो इस तरह जो मुदाखलत हमने जस्टिस उमर अता बंदयाल के टाइम पर देखी, वो जस्टिस काजी फाजीसा के टाइम पर हमें मुझे नहीं नजर। लेकिन एक चीज़ है जिससे शायद मुझे थोड़ा सा एक अंदेशा हुआ है कि शायद आगे कुछ मामला तब्दील हो जाएं, वो ये था कि जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने एक जो दौरा जिस पे पहले चीफ जस्टिस साहब की बहुत ज़्यादा मीडिया ने, सियासतदानों ने, वकीलों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि जी वो चीफ जस्टिस साहब दौरे करते थे, तो इसी तरह अपना टेन्योर शुरू होने से पहले ही जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने एक दौरा कर ली। दौरे के पीछे जो इंसिडेंट था वो कितना भयानक और अफसोसनाक था वो एक तरफ है बात, लेकिन बात ये है कि ये सिर्फ अल्लाह करे और दुआ गो हैं हम सारे कि ये एक पहला स्टेप हो, ये ऐसी वो ना हो, ये एक ओपनिंग ना हो, और जो सारे के सारे ये एक केसेस ओपन एंडेड जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब छोड़ के जा रहे हैं, इन सारे के इन चीज़ों के साथ डील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़िया से जो लेबल है उससे हटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट को स्मूथली चलाएंगे ताकि ये मुल्क के मसाइल जो है और मुल्क की सबसे आला अदालत जो है वो सही तरह काम करे और मुल्क के मसाइल जो हैं वो ठीक हों, बजाय इसके कि आवाम का जो एक कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस है अपनी अदलिया के ऊपर वो और ज़्यादा डिक्रीज़ करे, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएं आवाम का, ताकि वो अपने मामलात पर अदालतों के ऊपर पूरी तरीके से मुतफ़िक होकर रजू करें। बहुत शुक्रिया फैज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।